नामी आज की गूगल मीट में जुड़े सभी विद्वान दर्शक श्रोताओं को मेरा पुनः नमो बुद्धाय। आज की जो गूगल बैठक का विषय है, उद्देश्य विहीन सामाजिक संगठन ही सामाजिक आंदोलन में बाधक है। निस्संदेह आज इस विषय पर श्रद्धेय भंते करुणाश्री राहुल जी को अपना बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन देना था, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं बोध गया में आंदोलन अपने चरम पर है और श्रद्धेय भंते जी की महती भूमिका वहां आप सब देख रहे हैं। आज देश के काफी विद्वान भिक्षु और सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, तो बैठक में व्यस्तता होने की वजह से आज हम आप सब लोग मिलकर के चर्चा करेंगे। सम्मानित सज्जनों, हम देख रहे हैं कि बीआरसी के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे विषयों पर अपने बहुत साधारण व्यक्तियों के साथ वार्ता कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। यानी हम एक निदान की हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी चर्चा बीआरसी करती है वो समाज को निदान की तरफ ले जाना उसका मकसद है। वो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीआरसी की चर्चा करने का जो मकसद है, अब से पूर्व हमने देखा है कि अधिकांश चर्चाएं समस्याओं पर है। समस्याओं को खोजना, समस्याओं का विश्लेषण करना, विभिन्न तरीके से समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, जो निसंदेह बहुत आवश्यक है। फिर भी जो एक अगला अध्याय शुरू होना चाहिए समस्याओं के निदान का, उधर बीआरसी अपना प्रमुखता से ध्यान रखती है। आज का भी जो विषय है बहुत ज्यादा प्रासंगिक विषय है और ये विषय चर्चा करने योग्य भी है। अभी हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद, जैसे ही हम एक समाज बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जातियों में टुकड़े टुकड़े समाज, जिसे समाज भी कहना ज्यादा ठीक नहीं है, एक ऐसा समुदाय जो बहुत सारी जातियों में बटा है, जिसका अस्तित्व भी अभी कुछ नहीं है, जिसे बहुत पहले समाज बन जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या बनी रही। इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा है, आज उसका एक बहुत व्यवहारिक बात आपके सामने चर्चा करनी है। जैसे ही हम सब लोग महापुरुषों की महान अनुकंपा से एक सही दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज जैसे जैसे स्वरूप लेता जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा काम प्रारंभ होता है तो बहुत सारे ऐसे संगठन जिनसे हम आशा करते हैं कि वो सहयोगी बने, सार्थक दिशा में उनकी पहल हो, इसके विपरीत ठीक एक अवरोध जैसा महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि उनका जो प्रयोजन है, उनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं है। इन सब पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ताकि बात ठीक से समझ में आए। जैसे ही हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने देश में काम प्रारंभ किया, एक लंबी श्रृंखला है, फिर भी मैं एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने बात रख रहा हूं ताकि आप इस उद्देश्य को ठीक से समझ सके। फुले दंपत्ति जो हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, उनके जीवन में घटना घटती है। ज्योतिबा फुले साहब एक दूसरी जाति के यानी ब्राह्मण या ठाकुर जो भी है, वो अपने मित्र की शादी में जाते हैं बारात में, और वहां उनका अपमान होता है। जाति के आधार पर उनका बेहद अपमान हुआ और अपमान इस कदर हुआ कि वो बहुत आहत हुए और बीच में से ही वो लौट आए। उस आक्रोश में 2 या 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, ठीक से भोजन नहीं किया और उस प्रतिशोध में जलते रहे।
उनकी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने उनसे पूछा उनकी उदासी का, उनके दुख का कारण। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा साहब ने कहा कि सावित्री, मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मुझे भरी बारात में लज्जित किया गया, जाति के आधार पर बुरी बुरी बातें कही गई, और मेरा मन करता है कि मैं इस प्रतिशोध, इसका बदला लूं, उन लोगों को मार डालूं। अब उनके दुख का कारण जानकर के जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भी उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं थे, अशिक्षित ही थे, लेकिन उनकी समझ आप देखिए। उन्होंने कहा, ज्योतिबा साहब, आप एक दिन के अपमान में इतने आहत हो गए, इस समाज के हजारों लाखों लोगों के साथ रोज इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं अपमान की, वो रोज जीते मरते हैं, आप एक ही दिन में इतने विचलित हो गए, उनके बारे में सोचिए। हाँ, यदि मारना ही है तो लोगों को क्या मारते हो, उस व्यवस्था को मारो जो रोज अनंत लोगों का अपमान करती है, तिरस्कार करती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इस प्रयास में मैं जीवन पर्यंत आपके कंधे से कंधा लगाकर आपका सहयोग करूंगी। आप देखिए उनकी समझ, बस उनके शब्दों में इतना धैर्य था, इतनी शक्ति थी, इतना अच्छा मार्गदर्शन था कि उनका प्रतिशोध शांत हुआ और उनकी समझ में आया कि क्यों ना इस दिशा में काम किया जाए। एक प्रयोजन ठीक हुआ, जो प्रयोजन केवल 2-3 लोगों से प्रतिकार करने का था, उन्हीं लोगों से बदला लेने की जो भावना थी, एक संकीर्णता थी। लेकिन जब प्रयोजन बड़ा हुआ, समस्या समझ में आई, तो उनके अंदर वो स्वयं आंदोलित हुए और अपना जीवन का जो मकसद था उस पर काम करना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस अज्ञानता की वजह से हजारों साल से हम जो अपमानित थे, पशु तुल्य जीवन था, उन दोनों के अथक प्रयास से, सही दिशा में किए गए प्रयास से, अगर प्रयोजन ठीक मिला, समस्या बड़ी थी तो बड़ा प्रयोजन मिला, उससे अनंत लोगों का कल्याण हुआ। और हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के प्रयासों का ही परिणाम है कि हम हजारों साल के अविद्या के, अज्ञानता के अंधकार को मिटा सके। उनका जो मकसद था काम करने का, वो ठीक मिल गया। जैसा प्रयोजन था, जैसा मकसद था, वो विशाल था, उसमें समग्रता थी। बड़ा मकसद था तो बड़ा प्रयास हुआ, और बड़ा प्रयास हुआ तो बड़ा उसका परिणाम आया। और न केवल वो स्वयं की समस्या से निजात पा सके, बल्कि बहुत सारे लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला। ये बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी संगठन किसी प्रयोजन की बुनियाद पर बनता है। उसका प्रयोजन क्या है, उसका मकसद क्या है, जिस तरह का उसका मकसद होता है, उसी आधार पर उसका निर्माण होता है। अगर ज्योतिबा राव साहब फुले के दिमाग में केवल उन 4-6 लोग या पूरी बारात से निपटने का ही मकसद होता, तो उनके प्रयास वहीं तक होते। उनकी अपनी स्वयं की संतुष्टि हो सकती थी, लेकिन जो समस्या थी तो वो किसी का फिर अपमान करते। अब एक समझ थी, एक बड़ा प्रयोजन था, बड़ा प्रयोजन था तो बड़ा मकसद बना, बड़ा मकसद बना तो बड़े प्रयास हुए, और बड़े प्रयास हुए तो बड़ा परिणाम आया। उसके हम सब एहसानमंद हैं। ये बात और आगे बढ़ती है, क्योंकि संगठन की उद्देश्य को समझने से पहले बात जरूरी है कि हमारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, वहां
उद्देश्य क्या रहा है। ऐसे अगर हम आधुनिक, एक और इसमें उदाहरण बहुत सुंदर है, समझ की बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी संगठन का जो निर्माण है, संगठन की जो संभावना है वो कैसे बनती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, माता रमा का। वो भी अशिक्षित थे, कम उम्र की थी, लेकिन समझ का दायरा बहुत गजब का था। अपने प्रारंभिक दाम्पत्य जीवन में ही जब उनकी समझ में ये बात आ गई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के समाज के कल्याण के लिए अध्ययन करना चाहते हैं, एक बड़े संघर्ष के लिए बाबा साहब अम्बेडकर तैयार हो रहे हैं, ये बात उनकी बहुत अल्पायु में ही और प्रारंभिक जीवन में ही समझ में आ गई थी। जब इतनी सी बात उनकी समझ में आ गई, एक बड़ा मकसद उनकी समझ में आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अध्ययन का मकसद है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो दिन रात की तल्लीनता है, बाबा साहब अम्बेडकर जो मेरी तरफ, परिवार की तरफ जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन है। जब ये बात माता रमा की समझ में आ गई, जो प्रयोजन बड़ा समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने स्वयं की व्यक्तिगत इच्छाएं, परिवार की जरूरतें, जीवन का सुख सब गौण हो गया। एक बड़ी बात समझ में आ गई, तब ये तमाम बातें छोटी हो गई। जब समझ विकसित हो जाती है, एक प्रयोजन ठीक मिल जाता है, तो फिर हमारी कार्यशैली, हमारा उद्देश्य भी उसी तरह का बनता है। और यदि बाबा साहब के बारे में बात करें, तो बाबा साहब ने भी जो कुछ किया है, उनका पहले ही स्टेटमेंट है। श्रद्धेय भक्ति करुणाश्री राहुल जी अपनी धम्म देशनाओं में अक्सर इस कथन को बहुत ज्यादा रखते हैं। श्रद्धेय भंते जी कहते हैं कि बाबा साहब का बहुत बड़ा सूत्र था, उनकी विचारधारा को नापा जा सकता है। लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। ये बाबा साहब का कथन है जो बड़ा प्रभावशाली है। और इसे बाबा साहब के कथन को भंते जी अगर पसंद करते हैं, तो इसका भी एक अर्थ है। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना बड़ा काम किया है, उसके पीछे यही अवधारणा है। बाबा साहब इस बात को समझने में सफल हुए कि इस पूरे समाज की जो समस्या है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी राज्य, किसी जनपद की नहीं है, वो संपूर्ण भारत के समाज की समस्या है, बहुजन समाज की समस्या है। अज्ञानता, गरीबी, अपमान, ये समस्या पूरे भारतवर्ष की है, जो हमारा समाज। तो समस्या पूरे भारतवर्ष की है, तो प्रयास भी हमें उसी स्तर से करना पड़ेगा। जैसे मैं बाबा साहब के कुछ प्रयासों को आपके सामने रख रहा हूं समझने की दृष्टि से। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बीएसआई, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, इसमें भारत शब्द है, इंडिया। अगर जब राजनीतिक रूप से बात की तो आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल। जब पेपर छापे तो बहिष्कृत भारत, जनता, मूक नायक। इन शब्दों की समग्रता देखिए, विशालता देखिए, इनका प्रयोजन देखिए। जिनके प्रयोजन बड़े होते हैं, चूंकि उनके सामने उनके कारण भी बड़े थे। पूरे भारत का बहुजन समाज था, शोषित वंचित समाज था। तो जिनके समस्याएं बड़ी थी, जिनके कारण बड़े थे, जिनका प्रयोजन बड़ा हुआ, तो उनके प्रयास भी बड़े हुए। और जब प्रयास भी बड़े हुए, तभी तो भारत के संपूर्ण हक वंचित समाज के लोगों को लाभ मिला। अब तक जो भी मैं क्रियाकलाप बताने का प्रयास कर रहा हूं महापुरुषों से,
उन्होंने जो भी कुछ गठन किया, चाहे राजनीतिक रूप से पार्टी का गठन किया या सामाजिक रूप से कल्याण करने के लिए आंदोलन खड़ा किया, उसमें समग्रता थी, विशालता थी, बड़ा प्रयोजन था। ये सब कुछ बड़ा था, तो फिर इसके परिणाम भी व्यापक रूप से हमारे सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज की गरीबी को पूरे राष्ट्र में देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अज्ञानता को, अशिक्षा को पूरे देश में देखा। बाबा साहब ने समाज की होते अपमान की घटनाओं को, शोषण, अन्य अत्याचार घटनाओं को पूरे देश में देखा। और मैं कह सकता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर से पूर्व में जो भी महापुरुष राष्ट्र स्तर पर जो काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए पेरियार साहब थे, ज्योतिबा फुले साहब थे, संत गाडगे साहब थे, जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से जो भी महापुरुष, संत, गुरु जो भी प्रयास कर रहे थे, उनकी सीमाएं थी, उनके क्षेत्र थे। इन सबको बाबा साहब अम्बेडकर ने आके राष्ट्रव्यापी बनाने का काम किया। और न केवल राष्ट्रव्यापी काम किया, बल्कि समय आने पर उन बातों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखा और उनके सुखद परिणाम हमारे सामने है। और फिर बाबा साहब के बाद में भी, जैसे हमारे सामने मान्यवर साहब काशीराम एक उदाहरण है। अब साहब के बारे में बस मैं इतनी सी बात बता रहा हूं, ताकि संगठनों पर आने से पहले, जो अब से पहले जिनके प्रयोजन बड़े रहे हैं, अब तक जो कुछ हुआ है उनका होने का कारण ये रहा है। इसी श्रृंखला में साहब काशीराम जी का जब आगमन हुआ, तो साहब से पहले जो कार्य कर रहे थे लोग सभी, राजनीतिक दृष्टि से अथवा सामाजिक दृष्टि से, साहब का जो प्रयोजन था और साहब से पहले लोगों का जो प्रयोजन था, दोनों में एक बड़ा फैक्टर, बड़ा अंतर यह है बुनियादी। साहब से पूर्व के लोग, उनका मकसद था राजनीतिक दृष्टि से विधायक बनना, सांसद बनना, एमएलसी बनना, अध्यक्ष बनना, या और कुछ इस तरह के जिम्मेदार पदों पर, पद प्रतिष्ठा को लेकर कुछ बनना। और बन भी रहे थे, सांसद भी बन रहे थे, विधायक भी बन रहे थे। लेकिन साहब का प्रयोजन था बहुजन सत्ता का निर्माण। दोनों में फर्क देखिए। साहब के आगमन से पूर्व इस दरमियान जो लोग रहे, उनके प्रयोजन थे विधायक बनना, सांसद बनना, अध्यक्ष बनना, एमएलसी बनना, निगमों में कुछ थोड़ा बहुत बनना। ये सब उनके मकसद थे और बन भी रहे थे लोग। लेकिन साहब के आने पर एक बड़ा प्रयोजन बन, बहुजन सत्ता। मैं समाज को, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूं। हुक्मरान बनना नहीं, हुक्मरान बनाना चाहता हूं बहुजन समाज को। और बहुजन समाज का नाम लिया तो महाराष्ट्र वाले, उत्तर प्रदेश वाले, पूरे देश में बहुजन समाज को इस बात की अनुभूति हुई कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। एक बड़ा प्रयोजन था, तो बड़े प्रयोजन के लिए बड़े प्रयास हुए, और बड़े प्रयास हुए तो उनके बड़े परिणाम आए। बड़े परिणाम हमारे सामने है। ये सारा का सारा जो काम अब तक हुआ है, जिन भी महापुरुषों ने काम किए हैं, उन सभी के प्रयोजन राष्ट्रव्यापी थे, विशाल थे, उनमें एक समग्रता थी। यदि उनके प्रयोजन बड़े थे, तो फिर उनके प्रयास बड़े हुए, उनके प्रयासों के साथ समाज बड़े पैमाने पर लगा, और देश में अब तक जो परिवर्तन का दौर चला, उसका कारण यही था। अब यहां से जो बात आगे बढ़नी थी, हमें जो महापुरुषों से सीख करके काम करना चाहिए था, यह अध्याय लगभग लगभग बंद हो लिया। बाबा साहब अम्बेडकर से ज्योतिबा फुले साहब तो थे भी नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर का उदय हुआ, तो ज्योतिबा साहब तो दुनिया में भी नहीं थे। ज्योतिबा साहब का जाना हुआ और बाबा साहब की पैदाइश हुई, कैसे मान सकते हैं।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको पढ़ करके, उनके सूत्र और सिद्धांतों को समझ करके उन्हें अपना आदर्श कहा, अपना मार्गदर्शक माना, और उन्हीं से प्रेरित होकर आप इस मार्ग पर चले। आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद साहब, ये पूरी श्रृंखला हमने अपनी आंखों से जाते गुजरते देखी है। जो बात यहां से आगे बढ़नी चाहिए थी, जो मकसद हमें बड़े तय करने चाहिए थे, हमारा प्रयोजन छोटा होता शुरू हुआ। अब जो संगठनात्मक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आंदोलनकारी बात मैंने आपके सामने रखी है। ये मूवमेंट थे, ये आंदोलन थे, और आंदोलन में और संगठन में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो उसकी बहुत बुनियादी जो फर्क है वो यही है कि आंदोलन पूरी समग्रता को लिए रहता है, इसकी सीमाएं नहीं होती। संगठन की सीमाएं हैं, उसके छोटे मकसद हैं। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा सिलसिला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब तक एक जो कामयाब सफर रहा, इन सभी महापुरुषों ने अपने पूर्व महापुरुषों के शिक्षा को, सिद्धांतों को, सूत्रों को अक्षरशः पालन किया, उसमें कोई हेराफेरी नहीं की, और उसके परिणाम हमारे सामने है। अभी जो बात यहां से आगे बढ़नी चाहिए थी, जो प्रयोजन और बड़े होने चाहिए थे, वो धीरे धीरे छोटे होते गए और बात बिगड़ती गई। अब हम देख रहे हैं आज के दौर में, तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब लो एम इज ए क्राइम, इस कथन को सबने बताया है, अच्छे वक्ताओं ने, विद्वान लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने कथन में कहा है। अब ये कहने की बात रह गई थी, बताने की बात रह गई थी, बल्कि होना यह चाहिए था कि अगर लो एम इज क्राइम कहा है, तो हमें अपना एम बड़ा करना चाहिए था, मकसद बड़ा करना चाहिए था। अगर साहब काशीराम जी एक विधायक बनने का मकसद बना लेते, कोई अध्यक्ष बनने का मकसद बना लेते, किसी क्षेत्र से विधायक बनने का मकसद बना लेते, तो बन जाते, आसानी से बन जाते, और विधायक होकर दुनिया से विदा हो जाते, एक संख्या और बढ़ जाती। लेकिन उनका प्रयोजन बहुत बड़ा था, मकसद बड़ा था। अब वो कभी नहीं मरेंगे, आजीवन वो जीवित ही रहेंगे। अब जो बहुत कठिन दौर जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, अब जो लक्ष्य हमारे छोटे हुए, लक्ष्य हमारे निजी हुए, सीमाएं बढ़ती गई, संकुचित होती गई, सीमाएं बन गई, लक्ष्य भी छोटे हो गए, निजी भी हो गए, पद प्रतिष्ठा भी आ गए, और इतना होने के बाद फिर प्रयास भी छोटे हो गए, और प्रयास छोटे हुए तो फिर परिणाम भी शून्य की तरफ जाता रहा। उदाहरण के लिए, जैसे जातीय संगठन बन गए, अब बिल्कुल महापुरुषों के खिलाफ काम होने लगा। जातीय संगठन बने, जैसे जातियां मजबूत होने लगी, जाति गौरव और गरिमा का कारण बनने लगे। एक तरफ महापुरुष जाति के समूल नष्ट होने का उदाहरण आवाज लगा रहे कि जातियां नष्ट होनी चाहिए, जाति शर्म की बात है, जाति हानिकारक है, तो जाति के संगठनों ने महापुरुषों के खिलाफ काम किया। क्षेत्रीय संगठन बनने लगे, हमारी सीमाएं खींचने लगी, हम तो इसी क्षेत्र में काम करेंगे। एक ही नगर में क्षेत्र बंटने लगे, एक ही समाज के क्षेत्र बंट गए, ये तो इस क्षेत्र के लोग हैं, ये तो उस क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ तो यही काम करेंगे, यहाँ तो अमुक आदमी को हटाओ, ये दूसरे क्षेत्र का है, ये तो दूसरे जनपद का है, ये तो दूसरे ब्लॉक का है। इस क्षेत्र की सीमा आड़े आने लगे। कुछ राजनीतिक प्रभाव में संगठन बनने और बिगड़ने लगे, जो स्वतंत्रता के साथ बनने थे
वो किसी के हित और अहित के लिए बनने लगे। और मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बता रहा हूं, बाबा साहब की असीम अनुकंपा से नौकरी लगने के बाद अब ये दूसरी तीसरी पीढ़ी जब आई है, आपको जानकर हैरानी होगी। मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक ये बात आपके सामने रख रहा हूं। शिक्षक, अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति जनजाति शिक्षक संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अमुक इंजीनियर संगठन, अधिवक्ता संगठन, आईएएस पीसीएस अफसरों के संगठन। मुझे भी एक दो संगठन में जाने का अवसर मिला, शिक्षकों के प्रांतीय सम्मेलन में भी जाने का अवसर मिला। मैंने एक बार एक कहा सम्मानित उन सभी लोगों से, मैंने आपके विभागीय संगठनों का जो मकसद है, आप तनख्वाह पाते हैं, आप प्रमोशन पाते हैं, नौकरी पाते हैं, संसाधन आपके पास है, विभागीय कुछ दिक्कतों के निदान के लिए आपने संगठन बनाए हैं। और वो संगठन, विभागीय संगठन समय समय पर नौकरी पेशे वालों की मदद करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा करते रहते हैं। किसी की तनख्वाह कट गई तो तनख्वाह जुड़वा देते हैं, प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन करा देते हैं, किसी का ट्रांसफर करवा देते हैं या रुकवा देते हैं। ये कुछ विभागीय छोटी छोटी जरूरतें, उनके लिए उन्होंने संगठन बना रखा है और होना भी चाहिए। लेकिन मैंने एक बात उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, बाबा साहब की असीम अनुकंपा से जिन लोगों को, नौकरी पेशे वाले लोगों को अवसर मिला नौकरी करने का, उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए तो संगठन बना लिए, नौकरी सुरक्षित रहे, प्रमोशन समय से हो जाए, ट्रांसफर ठीक जगह हो जाए। खुशहाली होने के बाद भी उन्होंने नौकरी पाने के बाद, तनख्वाह पाने के बाद कुछ समस्याओं को लेकर अपने संगठन बने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके पास कोई संगठन नहीं है, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास तनख्वाह नहीं है, जिनके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई आदमी भी नहीं है, जो रोज लाते रोज खाते हैं, साल भर मेहनत करके अपना जीवन बसर करते हैं, इस दौरान वो जातीय संघर्ष में भी फंस जाते हैं, उनके वर्ष भर उनकी दिक्कतें बनी रहती हैं। ये कौन संगठन काम करेगा इनके लिए? ये तो विषय कभी आता ही नहीं है। इंजीनियरों का अपना संगठन, मास्टरों का अपना संगठन, अधिवक्ताओं का अपना संगठन। ये केवल ये होना ही चाहिए संगठन में, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी हिफाजत के लिए, हक अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं, जिनका कोई नहीं है, उनके पास उनके पास तो कोई संगठन भी नहीं है, वो हमारी चर्चाओं से बाहर हो जाते हैं। अभी मैंने प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में सवाल खड़ा किया, 2 दिन का था। मैंने आग्रह किया कि आप 2 दिन तक इस पर खूब चिंतन मनन करें, अपनी विभागीय समस्याओं पर खूब चिंतन मनन करें। लेकिन ये केवल विभागीय सम्मेलन बनकर रह जाएगा तो ये सोसाइटी के साथ अन्याय रहेगा। हम अगर शिक्षक हैं तो उसमें उस सोसाइटी की समस्याओं को भी समावेश करें कि भाई हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम सोसाइटी का मार्गदर्शन करें, उसको कहां ले जाएं, उसके हित अहित के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए तो जाति के संगठन, क्षेत्र आधारित संगठन, राजनीति के प्रभाव और के लिए संगठन, विभागीय संगठन और बहुत सारे संगठन हैं, जयंतियों के लिए संगठन। आज मैं इस बात पर एक छोटी सी बात रेखांकित करना चाह रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियों पर, जयंती मनाने के लिए ही उनका एक मतलब विशेष प्रयोजन है, 365 दिन में केवल 14 अप्रैल के 2-4 दिन से पहले, 1 महीने से पहले जो प्रारंभ होता है और फिर वो समाप्त हो जाता है,
ऐसे ही लगता है जैसे जयंती के लिए ही ये काम, मतलब इतने लोगों का गठन किया गया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो कार्यक्रम है, मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, मैं देख पा रहा हूं कि जहां जहां जयंतियां हैं वो सब विवादित है। अध्यक्ष को लेकर, पदों को लेकर शासन प्रशासन हमारी बैठकें करता है, निर्णय करता है, दूसरे लोग आकर उनमें फैसले करते हैं। अब 365 दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो काम होना चाहिए था, उनमें उनकी भूमिका नग्न है। और तो ये सारे के सारे जो संगठन में, इसलिए मैं आप बता रहा हूं कि जिन संगठनों का प्रयोजन बहुत बड़ा होना चाहिए था, इतने छोटे प्रयोजन हो गए, क्षेत्र की सीमाओं में, जाति की सीमाओं में, व्यक्तिगत हितों में, कि आज वो बजाय सहायक होने के वो पूरी तरह हानि पैदा कर रहे हैं। आप ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करें, किसी भी एक सामाजिक धार्मिक संगठन का कोई राष्ट्रव्यापी परिणाम अगर आया हो, ये हो सकता है कहीं छात्रावास बना दिए हो, कहीं पुस्तकालय खुलवा दिए हो, ये निसंदेह बहुत लोगों का अच्छा काम है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर हम देख पा रहे हैं कि जिस आंदोलन देश में खड़ा होना चाहिए और उस आंदोलन में सहभागी बनकर जो भूमिका निभानी चाहिए थी, उसमें हम चूक कर गए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको सामने रख रहा हूं, आज मैं एक ही उदाहरण रख रहा हूं ताकि हम समझ पाए। ऐसा नहीं कि संगठन की भूमिका को नग्न किया जाए या संगठन आवश्यक नहीं है। निसंदेह संगठन आज भी आवश्यक है, पहले भी आवश्यक थे और भविष्य में भी ये प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन जो प्रयोजन छोटे हुए हैं, जो दायरे छोटे हुए हैं, मकसद जो छोटे हुए हैं, इनसे जो एक बहुत बड़ा सामाजिक निर्माण का कार्य होना था, वो ऐसा लगने लगा कि बाधक जैसी पैदा होने लगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी बोध गया में महाव्यार महाबोधि महाव्यार मुक्ति आंदोलन चला हुआ है, जो इस भारतवर्ष में हम सब के लिए हमारी अस्मिता का सवाल है। आज उस काम के लिए जो लामबंद होना चाहिए था, क्या ये जितने भी हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, विशेष रूप से आप उनकी गंभीरता को आप देख सकते हैं। ये तो अब जब सारे लोग इसमें प्रयास करके जुटे हैं और बड़ी ताकत के साथ इसमें एक अभियान चला है, 135 साल बाद ये मूवमेंट फिर दोबारा चल रहा है। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि इसमें जो समय लगा है, धम्मपाला जी ने 1891 में 92 में इसको फाइट किया और आज लगभग 135-34 साल इसका समय हो गया। इतना लंबा समय जो बीता है, उसके कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख कारण यही है कि एक संगठनात्मक तरीके से जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी बहुत बड़ी कमी रही। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई है। तो ये बात बताते हुए कि सामान्य सज्जनों, आज हम सब लोग एक पुनर्विचार करें। जितने भी हमारे संगठन करता है, संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनको एक बड़े प्रयोजन के लिए प्रेरित करें, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें, जाति की सीमाओं को तोड़कर काम करने के लिए प्रेरित करें। जो बड़ा मकसद है हम सब लोगों का, महापुरुषों के जो मकसद है, उन पर काम करने के लिए प्रेरित करें। तो ये सभी संगठन हमारे लिए सहायक बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और एक अच्छा परिणाम दे सकेंगे। यदि हम इस तरह उनका एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके, तो ये हमारे लिए, सोसाइटी के लिए और इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणामदायक रहेंगे। फिर हम कह पाएंगे कि संगठन बाधा नहीं है बल्कि सहायक है। और ये भी आज बात हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि ये मकसद छोटे हो गए हैं, इसलिए ये बात गिरावट आई है। वरना जिन लोगों के
जिन संगठनों के बड़े व्यापक प्रयोजन रहे हैं, उनके बहुत अच्छे परिणाम हम देख पा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हम देख पा रहे हैं और उन्हीं के परिणाम की वजह से, उनके सहयोग की वजह से बहुत सारे काम भी हुए हैं। मैं थोड़ा-सा प्रकाश इस बात पर डालते हुए सम्मानित सज्जनों, चूँकि आज बहुत लोग इस समय बैठे हैं और एक चर्चा भी हमसे पहले हुई थी, जो बोधगया में आंदोलन चल रहा है, अभी इसमें बैठक शुरू होने से पहले अहमदाबाद, महसाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और धनबाद, यहाँ से अभी लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने 2 बातें पूछी थी। एक तो ये पूछा था कि ये बोधगया का जो आंदोलन शुरू हुआ है, जब भंते जी वहाँ देखकर अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए जो चारका में परिवर्तन किया है, तो उसके बारे में हम आपसे बताना चाह रहे थे कि ये जो परिवर्तन हुआ है, चारका में केवल ये परिवर्तन हुआ है कि जो अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जानी थी, वहां न जाकर के 18 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन के अवसर पर जो धम्म कारवां आगरा रहेगा, आप सभी लोग और विशेष रूप से वो लोग जो चीवर लेकर के सामने बन करके चारका में शामिल रहेंगे, वो सभी लोग आगरा ही आएंगे। 18 तारीख को कारवां में शामिल होंगे। 18 तारीख को धम्म कारवां में शामिल होने के बाद रात्रि को विश्राम वहीं करेंगे, धनौली बुद्ध विहार पर, और 19 तारीख को सभी लोग बोध गया के लिए प्रस्थान करेंगे और 20 तारीख में पहुंच जाएंगे। अभी दोपहर, अभी भंते जी फ्री होने के बाद बैठक करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग आगरा से बोध गया जाना है, जिनको सामनेर को चीबर में जो लोग हैं, उनके ले जाने की जो व्यवस्था है, उसमें 70,000 रुपए गाड़ी वाले लेते हैं 50 सीटर के। लगभग 1400 या 1500 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आता है। अभी मीटिंग होने के बाद में हम कल आप सभी को बता देंगे। मंत्री जी ने तो कहा कि हम सब लोग मिलकर के सोसाइटी से सहयोग करके जो लोग चीवर ले रहे हैं उनके बारे में निर्णय कर लेंगे और कल इसका आपको बता देंगे कि आपसे सहयोग लेना है अथवा सोसाइटी की तरफ से करना है, जैसा भी निर्णय होगा। आज रुके आप, आज रात को बैठक है, कल हम आपको सबको सामूहिक रूप से सूचना दे देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके हित में कोई निर्णय लिया जाए, सबसे सूझबूझ कर पूछ करके ये अपना निर्णय रहेगा। और 10 दिन तक, मार्च लास्ट तक ये शिविर वहां रहेगा और उसके बाद आप सब लोग फ्री हो जाएंगे। तो मैं ये बात बताते हुए कि हमारे सज्जनों, आज एक ऐसा आंदोलन जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, इस वक्त अपने चरम पर है। भंते जी वहां अपने पूरे दायित्व को संभाल रहे हैं। मुख्य रूप से जो उसके आयोजक हैं आदरणीय आकाश लामा जी, बहुत ही श्रद्धावान श्रद्धेय प्रज्ञाशील माथेरा जी, और अब वहां पूरे देश के लोग पहुंचने लगे हैं, बहुत भिक्खु पहुंचने लगे हैं। श्रद्धेय भंते जी मैनेजमेंट कमेटी में अपना दायित्व निभा रहे हैं। जो फोरम है वहां का इंडियन बुद्धिस्ट फोरम, मैं एक आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद एक सिस्टम से कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपसे एक अपील है, भंते जी ने कहा है कि ये एक व्यवस्था की लड़ाई है और बहुत दिनों के बाद ये प्रारंभ हुई है, अंततः परिणाम यहीं से आना है और ये हमारी अस्मिता का सवाल है। देश के अनंत लोगों के कल्याण का मार्ग यहीं से खुलना है। ये आर पार की लड़ाई जैसी लग रही है, तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा निर्णय जब श्रद्धेय भंते जी ने लिया है, चारका को चेंज किया है, तो हम भी अपने आप को धन्य समझें कि हम उस वक्त क्या भूमिका निभा पाएंगे जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और चीवर के लिए तो भंते जी ने कहा कि लड़ाई चीवर की ही है, 2 व्यवस्थाओं में लड़ाई है, संघर्ष है, अपनी बौद्ध विरासत को आजाद कराने का मामला है। आप ठीक वैसे ही समझें जैसे अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोग इस संग्राम में कूदे और अंग्रेजों को मार भगाया, अंततः देश को आजाद कराया। भले एक लड़ाई लंबी चली, उसमें गर्म दल के लोग भी थे, वैचारिक लोग भी थे, सबने जैसी जरूरत थी वैसी लड़ाई लड़ी। आज मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि आज पुनः धार्मिक आजादी का आंदोलन देश में छिड़ गया है और अच्छी बात यह कि इसकी अगुवाई
सरदेव भंते जी जैसे सभी लोग जो चीबर में है, इसकी अगुवाई चीबर कर रहा है, तो हम लोग भी जैसा भंते जी ने आह्वान किया है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग चीवर लेकर के 10 दिन वहां दें, तो हम एक तो संख्या बल बढ़ा पाएंगे, चीवर में अपनी उपस्थिति दे करके इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, और बड़े पैमाने पर लोग ये देखें कि इस वक्त वैचारिक रूप से लड़ाई जो छिड़ी है ये अपने परिणाम की तरफ बढ़ रही है। अब आप समझ लीजिए कि इतने राज्यों के लोगों ने फोन करके कहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई में हम चीवर पहनकर 10 दिन रहेंगे, और जो भी भूमिका हमें बंदे जी तय कराएंगे हम उसी तरह लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो मैं भी आपसे आज अपील करता हूं, देखिए आंदोलन बहुत दिनों बाद कोई बनता है, पता नहीं ऐसा संयोग है कि हो सकता है कि इधर इस आंदोलन का छिड़ना, इधर भंते जी का चार्य का तय करना, इधर भंते जी ने धम्मचार्य का संपूर्ण भारत घोषणा की देश में, और निकलने ही वाले थे। हम तो अभी मैं तो उत्तर प्रदेश में सरदेव भंते जी, और हम तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मैनपुरी, लखनऊ, टांडा, अकबरपुर, गाजीपुर और आजमगढ़, तभी बिहार पहुंच गए इस आंदोलन को लेकर के। तो तब ये निर्णय हुआ, वहां के लोगों ने भंते जी से कहा कि भंते जी आप तुरंत आइए, आंदोलन बड़ी नाजुक स्थिति में है, पुलिस बल ने सभी भिक्षुओं को यहाँ से उठा लिया रात के 12:30 बजे, हॉस्पिटलाइज है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। नेक्स्ट डे भंते जी पहुंचे और फिर नए सिरे से वहां व्यवस्थाएं बनी, और अब इस वक्त बहुत सही स्थिति में आंदोलन चल रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी तथागत के अनुकंपा से ऐसा होता है कि इधर तो चारका का निकलना हुआ, इधर आंदोलन छिड़ गया, और ऐसे समय पर छिड़ गया जब हालात भी ठीक है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं हालात आज ही ठीक है, इसलिए आप सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार होकर के इस धार्मिक आजादी के आंदोलन में जो जिस भूमिका में आ सकते हैं, चीवर में आए तो चीवर में 10 दिन अपना उत्तरदायित्व निभाए, धन से जो लोग सहयोग कर सकते हैं उस आंदोलन के लिए वहां धन दें, संसाधन जुटा सकते हैं संसाधन जुटाएं, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलने की संभावना है। तो वहां जो जिस भूमिका में है इस लड़ाई को जीतना है। इसलिए आज का जो विषय है, अब हम एक आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं। सारे संगठनों से कहें, अपील करें कि जो जिस सामर्थ्य में है, अब से पहले आपके जो भी मकसद रहे वो सब सराहनीय है, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए काम देश में छिड़ गया है। देश में एक बड़ी लड़ाई हमारे हाथ में है, हम नहीं चाहते इस लड़ाई को खोना। जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी हमारी शक्ति है, जितना भी हम कर सकते हैं सारे लोग मिलकर के, समय आ गया है। श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी, आदरणीय आकाश लामा साहब, श्रद्धेय भंते प्रज्ञाशील माथेरा जी, और सभी लोग जो भी सम्मानित भिक्षु वहां मौजूद बैठे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी वहां बहुत ही अभाव में, बहुत ही विषम परिस्थितियों में आंदोलन छिड़ा है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप जाकर देखेंगे तो। लेकिन चूंकि हमारी अस्मिता का मामला है, हमारी धरोहर का मामला है, सम्राट अशोक के दिए हुई विरासत का मामला है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष का दिखाया हुआ मार्ग है, और जो मार्ग बाबा साहब का हो, जो बुद्ध का हो, वो कैसे परास्त हो सकता है। इसलिए आज आपसे अपील है, ये मान के चलिए कि भले ही बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, साहब काशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, सम्राट अशोक भी हमारे बीच में नहीं है, धम्मपाला जी भी नहीं है, लेकिन हम उनकी विचारधारा को, उनकी विरासत को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। आज आप सब लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। पूरी बीआरसी की टीम को साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।